दोस्त पीछे की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर, इसमें सिर्फ इन 2-3 रूल्स का ये हेल्प होगा, समझ गए। तो सबसे पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जो मैंने बताया था, इन चीज़ों को ध्यान से देख के समझ लेना। इंड्यूस्ड करंट और 4 फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रही है, और ये थंब मोशन को, समझ गए। तो जो ये दोनों एक दूसरे के कहने मतलब है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होनी चाहिए। एक तो ये चीज़ इसमें हेल्प करेगी नेक्स्ट कंसेप्ट में। ओके, फिर आता है ये इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर के सबसे पहले कुछ वो बता देता हूँ कि इसमें समझना क्या क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये तो आप समझ चुके होंगे कि इसमें हम डालेंगे क्या, मैकेनिकल एनर्जी, और हमको ऑब्टेन क्या करनी होगी यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये दो टाइप के जनरेटर होते हैं, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। ओके, फिर इसमें आपको ये समझना होगा कि डीसी जनरेटर कहाँ पे यूज होता है। डीसी जनरेटर दोस्त जो डीसी ही करंट प्रोड्यूस फाइनल आउटपुट देगा, ये चीज़ समझने की इसमें कि जो डीसी करंट आउटपुट में देगा, और एसी जनरेटर वो होगा जो एसी करंट आउटपुट में देगा। ये चीज़ समझ चुके हो। सबसे पहले इसका एसी जनरेटर का प्रिंसिपल बताता हूँ मैं आपको। ओके, प्रिंसिपल क्या है कि एक स्ट्रेट when a straight conductor is moved rapidly in magnetic field, then current is induced in the conductor. It is based on phenomena of electromagnetic induction. इसको समझने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ हिंदी में। ओके, ये चीज़ समझना ध्यान से कि क्योंकि यार ये जो टॉपिक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको ध्यान से सुनना। देखो, हम पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे पहुंचो। अभी जो पीछे वाली वीडियो में डिस्कस किया था, हमने वहाँ पे क्या चीज़ समझी कि यार हमको अगर किसी कंडक्टर में अगर करंट इंड्यूस कराना है, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन दिलाना होगा। मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन का मतलब क्या है कि टाइम के साथ साथ उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज कराना होगा। हम समझ गए इस चीज़ को। बस यही प्रिंसिपल यहाँ पे बोलना चाह रहा है। देखो, हम अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा सकते हैं किसी भी चीज़ की हेल्प से, हम उसी से करंट इंड्यूस करा देंगे, समझ गए, कंडक्टर में। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है, देखो ये चीज़ ध्यान से देखो कि जब हमारा कोई जो डीजल इंजन होता है, जिसमें जो हिंदी में आई थिंक इसको बोलते हैं ट्रॉली, ठीक है, लेकिन ये गलत वर्ड बोला जाता है गाँव के अंदर, लेकिन उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको समझना है कि जो ये इंजन जो होता है उससे हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो वो एक शाफ्ट में, समझ गए, रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर देता है, मतलब एक शाफ्ट को रोटेट करता है। तो फाइनली आउटपुट में हम इससे क्या करते हैं, उस शाफ्ट को कनेक्ट कर देते हैं एक मोटर के थ्रू। ठीक है, जो जिसको हम जनरेटर बोल रहे हैं यहाँ पे। अब देखो, इसका शाफ्ट और इसका शाफ्ट कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या करेगा ये, देखो मैंने बोला था अगर हमको करंट इंड्यूस कराना है तो हमको मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन दिलाना होगा, मतलब टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना होगा। अब देखो, जब तक ये क्या बोलते हैं, मोटर की जो शाफ्ट है, मतलब कॉइल जो है, शाफ्ट को बेसिकली मैं डिनोट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कॉइल से, मतलब आर्मेचर कॉइल जो है, जिसमें एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर तार ऐसे बाउंड करा हुआ है। ठीक है, तो जब मैं इसके ऐसे मतलब शाफ्ट को कनेक्ट कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ मैं एक्चुअली रियल में उस आर्मेचर कॉइल को मोशन दिला रहा हूँ। तो समझ गए। देखो, डीसी करंट को, ये सबसे पहले इसको डायग्राम को देखना ध्यान से जो मैं दिखा रहा हूँ। देखो ये कॉनकेव शेप्ड मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट, इनकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। ठीक है, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड तो मिल गया। अब हमको समझना क्या है कि अगर करंट हमको इंड्यूस करना होगा, तो हमको इसमें मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन दिलाना होगा। कैसे, समझ गए, करंट उसके कॉइल के रेस्पेक्ट में। तो देखो, जब तक कॉइल ऐसे स्टेशनरी रखी हुई है, तो मैंने बताया था इस करंट दिलाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना होगा। जब तक ये कॉइल स्टेशनरी है, जब तक कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा इसमें। लेकिन अगर मैंने इसमें मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन दिला दिया, मतलब कॉइल के रेस्पेक्ट में, तो मैं यहाँ पे क्या देखूंगा कि यहाँ पे करंट इंड्यूस हो जाएगा। और जो ये मतलब डीजल इंजन जो होता है ना, इसका काम ये सिर्फ होता है कि कंटिन्यूसली एक मोशन सप्लाई करता रहेगा। ठीक है, तो मोशन सप्लाई होता रहेगा तो तुरंत के तुरंत करंट कंटिन्यूसली इंड्यूस होता रहेगा। ये पॉइंट है बस इसमें समझने का। देखो, ये आर्मेचर कॉइल है। ओके, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है। और करंट इंड्यूस कराने के लिए हमको क्या समझना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में वेरिएशन भी आना है इसमें। ठीक है, अब देखो वेरिएशन दिलाएगा कौन, ये जो कंटिन्यूसली रोटेशन दिलाता रहेगा डीजल इंजन। ओके, तो यही सिंपल एक प्रिंसिपल है कि ये टाइम के साथ साथ ये यहाँ पे अगर स्टेशनरी है तो करंट इंड्यूस नहीं होगा, लेकिन अगर करंट इंड्यूस करना है हमको, तो इसमें साथों साथ मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन शो करना होगा। ओके, ये पॉइंट है बस इसमें समझने का। नेक्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्शन जो है
इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो मेन पार्ट्स होते हैं सबसे पहले एसी जनरेटर के, एक तो मैग्नेट जो मैंने बताया था कौन के शेप में अभी दिखाया था, ये रेड और ब्लू कलर का, आई थिंक ये रेड और ब्लू कलर, ओके। फिर आता है आर्मेचर कॉइल एंड करंट कलेक्टिंग अरेंजमेंट, इन दोनों चीज़ों को बोला जाता है। देखो ये जो बुशेस और स्लिप रिंग्स होते हैं, ओके, ब्रशेस और स्लिप रिंग्स, द करंट कलेक्टिंग अरेंजमेंट इज स्लिप रिंग एंड ब्रशेस, ओके, ये पॉइंट नोट करना है आपको। एक फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है आर्मेचर की। आर्मेचर की डेफिनेशन वैसे मैं पीछे की वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हम कोई भी कंडक्ट मतलब एक कॉपर वायर को ऐसे मतलब उसके ऊपर वाउंड कर देंगे, ओके, तो इसको हम बोल देंगे अरेंजमेंट को, ये है आर्मेचर कॉइल, ओके। और जो एंडिंग पॉइंट के दो वायर होंगे ये सिंपली स्लिप रिंग से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है, देखो ये कि ये आर्मेचर कॉइल आर कनेक्टेड टू स्लिप रिंग्स, ओके। इसके बाद में मैं आपको पहले ब्रशेस दिखा देता हूँ कि देखो कनेक्ट कहाँ पे होते हैं। देखो ये अरेंजमेंट दिख रहा है ना, इनको बोलते हैं ब्रशेस, ओके। फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि देखो इस चीज़ को लाइन को पढ़ना कि ब्रशेस डू नॉट रोटेट विद द कोयल। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रशेस क्या कोयल के साथ रोटेट होते हैं क्या? आंसर है आपका नहीं, वो स्टेशनरी होते हैं और जो कोयल होती है वो मूव करती है, ओके। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और जो एक्सिल है उसका क्या बोलते हैं, एसी जनरेटर का बेसिकली वो किससे रोटेट करा दिया जाएगा, डीजल इंजन, और जैसे अलग अलग पर्पज़ के लिए एनर्जी यूज कर सकते हैं हम। देखो फ्लोइंग वाटर जो ये डैम्स वैम्स में होता है, और स्टीम और हाई स्पीड विंड, हवा से भी उसको रोटेट करा सकते हैं। कोई भी अगर हम उसमें कुछ भी फैन टाइप का कनेक्ट कर देंगे, समझ गए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्किंग किसकी, एसी जनरेटर की। इसको ध्यान से समझना। देखो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये चीज़ अभी मैंने जब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बताया था कि इसको ध्यान रखना कि दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अब देखना इससे क्या होगा, मैंने ये बार बार पॉइंट रिपीट करके बोल रहा हूँ कि फ्लक्स चेंज करना होगा कंटिन्यूसली हमको, ओके, टाइम के रेस्पेक्ट में। अब देखो ये जो लाइन है ना, इसको जरूर इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, दिस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड एंड ईएमएफ। ईएमएफ अभी के लिए आप ये सोचो ये वोल्टेज को ही बोला जा रहा है, ओके। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है इसकी डेफिनेशन, लेकिन अभी के लिए आप इसको वोल्टेज समझो। मतलब अगर हमको वोल्टेज इंड्यूस कराने हैं तो सबसे पहले हमको टाइम के रेस्पेक्ट में हमको मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आना होगा, ठीक है। और जो चेंज हम किसकी हेल्प से आ रहे हैं, एक डीजल इंजन की हेल्प से, किसमें, आर्मेचर कॉइल में, क्योंकि यहाँ पे आसपास में तो मैग्नेटिक फील्ड है ही, समझ गए। किसका क्या बोलते हैं, ये जो कॉनकेव शेप्ड की परमानेंट मैग्नेट रखी हुई है, ओके। और रिलेटिव ओरिएंटेशन विद रेस्पेक्ट टू द फील्ड, ओके। फील्ड और आर्मेचर कॉइल, देखो जो ये तो फील्ड आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेट की हेल्प से, और यहाँ पे हम कॉइल हैं। तो जब इसमें ऐसे कंटिन्यूस सप्लाई कर रहे हैं तो देखो ये डायरेक्शन देख रहे हो ना आप, ये डायरेक्शन ये वाली, ओके। देखो इसकी डायरेक्शन क्या बोलते हैं, कॉइल की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो साइमल्टेनियसली ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। बस ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है समझने की, ओके। नेक्स्ट थिंग इसमें हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हमने वो रोटेट करा दिया है डीजल इंजन की हेल्प से, समझ गए, तो हम उसमें अगर एक्सटर्नल पॉइंट जो है उस मोटर का, तो हम उसमें अगर किसी सर्किट को कनेक्ट कर देते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि सर्किट में कंटिन्यूसली करंट फ्लो हो रहा है, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट इसके अगले वाला है कि गैल्वेनोमीटर नीडल इंडिकेट्स दैट ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। देखो इस वाले एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है, ओके, छोटी सी मोटर में। तो यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो इस डिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है, ओके। और देखो गैल्वेनोमीटर का मैं फंक्शन बार बार रिपीट कर रहा हूँ, याद कर लेना कि एक तो ये किसी भी सर्किट में स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट तक को भी मेजर कर लेगा, और नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट भी बताता है, ओके। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर इधर इसने नीडल डिफ्लेक्शन करी है तो इसकी कुछ और डायरेक्शन होगी, लेकिन अगर इधर की तरफ डिफ्लेक्शन शो कर दी इसने तो इसकी डायरेक्शन समझ गए अपोजिट हो जाएगी तुरंत के तुरंत। ये गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन को भी शो करता है करंट की, ओके। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने का। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ रिवर्स्ड आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, समझ गए। देखो हाफ रोटेशन देन अगेन हाफ रोटेशन, तो इसको कंप्लीट रोटेशन बोल रहे हैं जब एक पूरा चक्कर मार रहा है। तो ये जो एसी करंट में क्या होता है, एसी करंट में ये तो होता है कि जब साइकिल प्लस में जाती है फिर जीरो पे आती है, जीरो से पहले जीरो ऐसे घूम के पीक पे जाएगी, फिर अगेन जीरो पे आएगी, फिर जीरो से अगेन यहाँ पे माइनस में आएगी, और माइनस से सीधा फिर जीरो, ओके। तो ये चीज़ में समझने की, ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यही बोलना चाह रहा है इसमें पॉइंट कि एक कंप्लीट रोटेशन में दो बार अपनी डायरेक्शन को अचीव कर लेगी, समझ गए। ये जो एसी करंट की बात चली है। टू अंडरस्टैंड हाउ द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस गो थ्रू डायग्राम गिवन बिलो। इस चीज़ को आप देख के मेरे अंदर से समझ ही चुके होगे। देखो यही बोलना चाह रहा है
कि जब ऐसे हाफ रोटेशन है तो इसकी एक पोलरिटी होगी, सपोज करो वो प्लस है, तो जब ये अगेन इसमें पोलरिटी को रिवर्स करेगा तो समझ गए ना, अपने हाफ रोटेशन में अपनी नेक्स्ट पोलरिटी को अचीव करेगा। पहले में प्लस मान लिया तो दूसरी वाली पोलरिटी में माइनस अचीव कर लेगा। ओके, अगर अभी भी आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन का मतलब समझ में नहीं आ रहा तो देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, अपने आप समझ जाओगे। देखो कोइल सपोज करो फर्स्ट पोजीशन में ऐसे है, ठीक है, फिर ये 90 डिग्री रोटेट हुई और फिर ये अगेन 180 डिग्री, तो समझ गए इसने यहाँ से यहाँ तक जो रोटेशन किया है ना, ये हाफ साइकिल रोटेट कर दी इसने। जब ये आधा हो चुका है फिर सपोज करो इसको और घुमा दो 90 डिग्री, फिर ये ऐसा हो जाएगा, समझ गए ना, ऐसे कुछ टाइप से, फिर अगेन वो फर्स्ट वाली पोजीशन पर रिपीट हो जाएगा। तो समझ गए ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इस डायग्राम को याद कर लेना बिकॉज ये एग्जाम में ऐसा कैसा ही पूछ ले जाता है। ओके, और ये जो करंट अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, इस प्रॉपर्टी की ही वजह से इसको अल्टरनेटिंग करंट बोला जाता है। समझ गए मैंने क्या बताया था जब अल्टरनेटर करंट डीसी करंट के बारे में जो डिफरेंस बताया था कि वो अपनी मैग्नीट्यूड को रैपिडली चेंज करता रहता है। ओके, लेकिन डायरेक्ट करंट में क्या होता है, डायरेक्ट करंट में उसका मैग्नीट्यूड विद रेस्पेक्ट टू टाइम कॉन्स्टेंट होता है। ओके, अब देखो नेक्स्ट चीज़ है कि डायरेक्ट करंट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं हम ऐसी जनरेटर से। अब देखो सिंपली अगर मैं आपको एक अपने लैंग्वेज में डेफिनेशन दूं ना तो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। देखो हमने इस वाले एसी जनरेटर में क्या देखा, देखो डायग्राम को देखना ध्यान से जो मैं चीज़ दिखाने वाला हूँ, ये स्प्लिट रिंग दो पोर्शन में डिवाइड है। ओके, लेकिन अगर सपोज करो ये दो रिंग्स में क्यों डिवाइड है, क्योंकि इसको पोलरिटी जनरेट करनी थी एसी करंट में। ओके, एक बार ऐसे घूम के आ रहा था तो प्लस करना था, फिर अगेन रोटेशन के बाद में उसको माइनस दिलाना था, लेकिन डायरेक्ट करंट में हमको प्लस माइनस चाहिए ही नहीं। ठीक है, डायरेक्ट करंट एक बार फ्लो हो गया तो कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा, तो हमको क्या करना होगा, दो की जगह हमको एक अरेंजमेंट करना होगा। ठीक है, ये लिख रखा है कि टू गेट डायरेक्ट करंट जनरेटर स्प्लिट रिंग टाइप कॉम्युलेटर मस्ट बी यूज्ड। ओके, स्प्लिट रिंग टाइप कॉम्युलेटर इसको करना होगा। इन दिस अरेंजमेंट वन ब्रूस इज ऑल द टाइम, मतलब एक ही ब्रूस होगा जो ऑल टाइम कनेक्टेड होगा। समझ गए, आर्मेचर जो मूव हो रही है उसके साथ में जो वन ब्रूस है वो हमेशा कांटेक्ट में रहेगा, जिसकी वजह से हमको कंटिन्यूसली डायरेक्ट करंट सप्लाई होता रहेगा। ओके, इसमें यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और किसके साथ कनेक्ट होगा, वो जो आर्मेचर रूम मूव हो रही है। ओके, कॉइल जो है मतलब। अब जो मैं देखो बार बार उस वाले टॉपिक में जब बता रहा था कि उसमें किताब में गलत लिखा हुआ है कि इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज की होती है, लेकिन किताब में क्या लिखा हुआ था 1/100, मतलब उसमें लिख रखा था 100 फ्रीक्वेंसी की, और जबकि वो 100 फ्रीक्वेंसी कहाँ पे थी, यूएसए में थी। तो देखो इसमें भी लिख रखा था एसी करंट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लेना। द कॉइल इज रोटेटेड एट द रेट ऑफ 50 रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। समझ गए, इसका कहने का मतलब क्या है कि एक सेकंड में जो उसकी क्या बोलते हैं रोटेशन है वो 50 टाइम्स है। ओके, तो द रिवॉल्यूशन ऑफ द करंट चेंजेस इट डायरेक्शन 100 टाइम्स। अब जो रिवॉल्यूशन है वो है 100 टाइम्स। समझ गए ना, देखो क्योंकि एक रोटेशन पे मतलब एक कंप्लीट रोटेशन पे दो पोलरिटी इंड्यूस हो रही है, तो जब 50 बार रोटेट कर देंगे तो 100 टाइम जो है उसकी एक सेकंड में समझ गए प्लस माइनस आ रहा होगा। ये चीज़ है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने का। एसी जनरेटर यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है डीसी जनरेटर। ओके, डीसी जनरेटर में अब एसी जनरेटर में आप खुद ही डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो मेरे अंदर से। अब कैसे, देखो उसमें क्या हो रहा था, ऐसे डायरेक्शन चेंज हो रही थी कंटिन्यूसली, लेकिन डायरेक्ट करंट में क्या होगा, एक ही डायरेक्शन रहेगी। समझ गए, वो अपनी पोलरिटी को रिवर्स नहीं करता। ओके, द स्लिप रिंग आर रिप्लेस्ड विद द स्प्लिट रिंग टू अचीव इट। ओके, अब देखो उसमें दो को हमने एक से रिमूव कर रखा था, क्यों, क्योंकि हमको कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में सप्लाई चाहिए होता है। टू गेट डायरेक्ट डीसी कनेक्टर स्प्लिट रिंग टाइप कॉम्युलेटर मस्ट बी यूज्ड इन दिस अरेंजमेंट। वन बुश इज ऑल द टाइम इन कॉन्टैक्ट विद द आर्म मूविंग इन द फील्ड वाइल द अदर इन कॉन्टैक्ट विद द आर्म मूविंग डाउन। देखो जब वो नीचे भी जा रहा होता है ना, उसमें क्या बोलते हैं, जैसे इससे रोटेट हो रहा है तो एक का कनेक्शन कंटिन्यूसली बना ही रहता है। समझ गए, ऐसा नहीं होता कि उसमें जैसे एसी करंट में क्या हो रहा था, दो स्प्लिट रिंग थे, एक से कनेक्शन हटता था दूसरी से आ जाता था, दूसरी से फिर पहली वाली में आ जाता, लेकिन इसमें क्या है कि कंटिन्यूसली एक के साथ तो कनेक्ट है, जिसकी वजह से हमको डायरेक्ट करंट ऑब्टेन हो रहा है। ओके, ये चीज़ इसमें समझने का। फिर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रही है कि डायरेक्ट करंट वो होता है जो सेम विच फ्लो इन सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। ओके, अपने डायरेक्शन मतलब चेंज नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा, वो सीधा एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। द करंट ड्राइव फ्रॉम सेल और बैटरी इज यूनिडायरेक्शनल। ओके, इसलिए हम बैटरी को बोलते हैं कि ये बैटरी जो है डायरेक्ट करंट का सोर्स है। ओके, इट रिप्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इस डायग्राम को, ये तो खैर फर्स्ट चैप्टर का है तो आप यहाँ तक मेरे अंदर ऐसे याद ही होगा, ये सिंपल एक बैटरी का रिप्रेजेंटेशन है। ओके,
द वोल्टेज वी एस टाइम ग्राफ फॉर डीसी सोर्स इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। देखो वोल्टेज और टाइम का ग्राफ है, ओके। देखो जैसे जैसे वोल्टेज टाइम के साथ वेरी होंगे उस चीज़ को पढ़ना है हमको, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल आर फिक्स्ड, किस में होते हैं, डीसी करंट में। और उस वाले क्या बोलते हैं, एसी करंट में क्या हो रहा था, वो कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज कर रहे थे। अल्टरनेटिंग करंट में क्या है, द करंट चेंजेस इन डायरेक्शन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब समझ गए, जितना एक अपनी उसको कंप्लीट साइकिल को करने लगा है उतना ही टाइम उसको दूसरे को कंप्लीट करने में लगेगा, इतना ही तीसरे को। तो ये चीज़ इसमें समझने की है कि हर साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उसका टाइम सेम होगा। ऐसा नहीं है कि पहली साइकिल उसने ज़्यादा टाइम में कंप्लीट करी है फिर दूसरी में और ज़्यादा टाइम लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मोस्ट ऑफ द पावर स्टेशन जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कौन सा वाला, एसी करंट जनरेट कर रहे हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि यार हम जो ये हमारे घर में पावर सप्लाई होती है ये डायरेक्ट करंट की फॉर्म में क्यों नहीं होती। देखो अभी मैं एक हिंट देता हूँ, लेकिन ये असली डिटेल में जो एनालिसिस करेंगे ना 12th क्लास का जो चैप्टर होगा उसमें करेंगे। देखो इसका असली रीजन ये है कि हम जब डायरेक्ट करंट को सप्लाई करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लॉसेज होते हैं, समझ गए। हीट प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो सकता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक वर्ड को याद रखना कि काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएंगे। हमको ऐसा नहीं करना कि हमने वहाँ से तो करंट इतनी क्वांटिटी में भेजा और हमको लास्ट में ऑप्टेन कितना हुआ इतना, हमको ऐसा नहीं करना। हमको क्या करना है कि हमने इतना करंट भेजा है तो लास्ट तक हमारा इतना का इतना ही करंट पहुँचे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ही हम अल्टरनेट करंट को भेजते हैं, समझ गए। फिर इसका ये डायग्राम दे रखा है, इसको याद कर लेना, सिंबल ऑफ एसी। और वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ जो है एसी सोर्स का, देखो ये है, समझ गए इसको। और उसमें क्या अंतर था कि वो टाइम के साथ अपनी पोलरिटी को चेंज नहीं कर रहा था, समझ गए। ये देखो वोल्टेज सेम टू सेम है और इसमें क्या हो रहा है, अपना वोल्टेज का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ साथ चेंज कर रहा है, ओके। ये चीज़ इसमें, इट हैज़ नो फिक्स टर्मिनल एट द करंट चेंज इज डायरेक्शन आफ्टर हाफ साइकिल। समझ गए ना, इसका कहने का मतलब क्या है। देखो बैटरी में क्या है, बैटरी में एक प्लस टर्मिनल फिक्स है और माइनस टर्मिनल फिक्स है, लेकिन एसी करंट में ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए ही हम कभी भी, आपने ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूँ, कि इस प्रॉपर्टी की वजह से हम कभी भी अल्टरनेट करंट को सेव नहीं कर सकते, समझ गए। डीसी करंट को तो हम बैटरी में सेव कर लेते हैं, कभी आपने कभी ये सुना है कि ये एक ऐसी बैटरी है कि जो एसी करंट को भी सेव कर रही है, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये इसमें देखो एक लाइन लिख रखी है, नो फिक्स टर्मिनल, समझ गए, कोई फिक्स टर्मिनल है ही नहीं। अभी जिसपे प्लस आ रहा है वो थोड़ी देर बाद ही माइनस हो जाएगा, समझ गए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ओके, जो मतलब हमारे घर में यूज होते हैं, वो मतलब कहाँ से एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है उस चीज को पढ़ना है। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर इज यूजुअली जनरेटेड एट प्लेसेस विच इज फार अवे फ्रॉम द प्लेसेस वेयर इट इज कंज्यूम्ड, समझ गए। देखो आपका घर यहाँ पे है, लेकिन जो एक घर यहाँ पे है तो इसका जो पावर का प्रोडक्शन हो रहा होगा वह काफ़ी दूर बन रहा होगा। जैसे सपोज करो आप बोलते हो कि यार एनटीपीसी जो है हमारे मतलब यहाँ पे जो लाइट आ रही है बन के आ रही है एनटीपीसी से, ओके, ये लाइन बोली जाती है। तो समझ गए ना एनटीपीसी कितना दूर है और आपका घर यहाँ पे है, तो कितना दूर से मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्या आ रही है यहाँ पे। अब देखना इसके बाद में क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। एट जनरेशन स्टेशन द इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेटेड एट 11,000 वोल्ट, ओके। अब देखो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल 2 मिनट पहले पॉइंट बोला ना, वो देखो नेक्स्ट पॉइंट वही है कि इतना ज़्यादा वोल्टेज वहाँ पे सप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको 220 चाहिए। तो हमने उस लॉस को मिनिमम करने के लिए देखो कैसे कैसे सप्लाई करी है। दिस वोल्टेज अल्टरनेट्स एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, समझ गए कि जो इस वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज। द पावर इज ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एट वेरी हाई वोल्टेज टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ एनर्जी इन द ट्रांसमिशन। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमने इतना दूर से इतने हाई वोल्टेज में भेजा है, क्यों भेजा है, उस जो लॉस होता है ना वायर में, समझ गए। हमारे फर्स्ट चैप्टर का पॉइंट है कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होगा थोड़ा ना थोड़ा बहुत तो उसमें पक्का हीट प्रोडक्शन हो गई होगा। उस हीट प्रोडक्शन को मिनिमम करने के लिए देखो एक फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी। तो देखो ज़्यादा किस चीज़ पे डिपेंड करता है, आई स्क्वायर पे। तो हमको क्या करना चाहिए, इसको मिनिमम कर दें और वी जो है उसको जितना ज़्यादा हो सके उस पर ज़्यादा कर दें। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हीट का प्रोडक्शन जो ज़्यादा डिपेंड कर रहा है ना वो करंट पे कर रहा है। तो हमको हीट तो चाहिए नहीं, क्योंकि सपोज करो अगर हमने इतनी दूर से इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर रहे हैं और उसमें अगर हीट जनरेशन हो गया तो सारा का सारा एनर्जी जो हमारा हीट में ट्रांसफर हो जाएगा और वो हमको एनर्जी जितनी चाहिए थी उतनी मिल नहीं पाएगी, ओके। दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक है डोमेस्टिक वायरिंग, ओके। डोमेस्टिक वायरिंग में मतलब हिंदी में इसका मीनिंग है जो घर पे हमारी वायरिंग है ये कैसे कैसे यूज हो रही है। अब देखना इसमें मेनली हमको पढ़ना क्या है, तार का
कलर और फंक्शन पढ़ना है कैसे कैसे। देखो जो ये 3 वायर होते हैं, सबसे पहले जो हर घर में जो ये इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हो रहा है, ये हमको 3 वायर के थ्रू मिलता है। देखो कैसे, सबसे पहले एक होता है लाइव वायर, फिर दूसरा होता है न्यूट्रल वायर और तीसरा होता है अर्थिंग वायर। ठीक है, ये 3 वायर होते हैं, इनका नाम याद कर लेना। फिर इनके कुछ कलर कोडिंग होते हैं। देखो जो रेड वायर है ना, वो है लिव वायर, और ब्लैक वायर जो होता है वो होता है न्यूट्रल वायर, और अर्थ जो वाला होता है ना, वो होता है ग्रीन कलर का। मतलब समझ गए, अगर आपको आइडेंटिफिकेशन करना है तो आप कलर से भी कर सकते हो कि ये वाला कौन सा तार किस पर्पज के लिए यूज हो रहा होगा। देखो लाइव वायर जो होता है, अब देखो एक वर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस, ये फर्स्ट चैप्टर का है, लेकिन यहाँ पे भी आप इसको ध्यान से देखना कैसे समझाना चाहूंगा। देखो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक वोल्टेज तो काफी पोटेंशियल डिफरेंस, एक वायर तो होगा काफी हाई पोटेंशियल पे और दूसरा वायर होगा काफी लो पोटेंशियल पे, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो हमारे घर में जो पावर सप्लाई होती है वो कितने वोल्टेज पे होती है? 220 वोल्टेज पे। तो इसका मतलब क्या है कि जो जो लाइव वायर है वो तो है 220 पर कनेक्ट पे। ओके, और जो दूसरा वाला न्यूट्रल वायर है वो है 0 वोल्ट के पोटेंशियल पे। तो समझ गए इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 220 में से जब 0 को घटाओगे तो क्या आएगा? 220 वोल्टेज आएगा। तो ये हमारा 220 पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये पॉइंट नेक्स्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस विद लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इज 220 वोल्ट है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसको। ठीक है, अभी इस सर्किट डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक है, इसमें मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इसको ज़्यादा ध्यान से ना सुन पाए, वीडियो को रिपीट करके देखना। समझ गए, ये मतलब आपके जो 10th क्लास का सिलेबस है इससे थोड़ा फालतू का है। ठीक है, ये चीज़ समझ के रखना। देखो सबसे पहले अर्थ वायर का पर्पज़ क्या होता है, इसको समझो। अर्थ वायर का पर्पज़ आपने सुना होगा कि यार जैसे सपोज करो, मैंने बताया कि रेड वायर है, एक ब्लैक वायर है। अगर सपोज करो इनके थ्रू एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, किसी बच्चे से गलती से ये तार जॉइंट हो जाते हैं। समझ गए मैंने क्या बोला? तार गलती से जॉइंट हो जाते हैं, तो वहां पे क्या होगा? स्पार्क होगा, क्योंकि पोटेंशियल का काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो अब देखो यहाँ पे स्पार्क हुआ है, तो इससे क्या दिक्कत हो सकती है दोस्त? अगर सपोज करो किसी वजह से किसी बच्चे का हाथ टच हो गया वहां पे, या किसी आयरन या मतलब किसी भी कंडक्टर से वो कनेक्ट हो गया, तो वो बहुत दूर तक करंट को फ्लो करा सकता है, और उस करंट से हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखो दोस्त, अगर अर्थ वायर वहां पे हम कनेक्ट कर देंगे ना, समझ गए, इस पॉइंट पे या उसके आसपास, और वो उस सर्किट से कनेक्टेड है अर्थ वायर, तो उसका काम क्या होगा? जो ये करंट किसी और में फ्लो होने वाला था, सपोज करो कोई बच्चा था उसको झटका लगने वाला था, तो उस करंट को उस बच्चे को नहीं लगने देगा। जहां पे वो तार भिड़े हैं ना, वहां से उस करंट को ले जाके वो जमीन में डाल देगा। समझ गए मेरा कहने का मतलब क्या है? देखो दो वायर हैं, वो आप जा रहे हैं, ठीक है, और आपस में किसी गलती से, किसी भी बच्चे की गलती से या किसी इंजीनियर की गलती से वो बाय द वे किसी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, तो वहां पे स्पार्क हो सकता है और किसी बच्चे को करंट भी लग सकता है, अगर किसी बच्चे ने वो गलती से हाथ टच कर दिया उन दोनों के बीच का। तो वहां पे जो करंट प्रोड्यूस हुआ हाई अमाउंट में, तो अगर वो बच्चे को लग गया तो बच्चे के साथ काफी दिक्कत हो सकती है, समझे, डेथ भी हो सकती है। अब दिखाऊंगा मैं एक डायग्राम, उससे देखना कितनी बड़ी बड़ी इंजरी होती है। लेकिन अर्थ वायर जो है उसका काम क्या होगा कि जो वो करंट प्रोड्यूस वहां पे हो रहा है, ठीक है, उसको ले जाके जमीन में डिप कर देगा। अर्थ वायर का कनेक्शन सिंपली ये है। और वो देखो, वो हर चीज से, अगर जो अच्छे घर में जो वायरिंग होती है ना, तो ये ऐसे ही करी जाती है, मतलब अर्थ वायर हर जगह छोड़ा ही जाता है। लेकिन कभी कभी गांव वाले जो है ना, वो मतलब लोग थोड़ा लालच कर लेते हैं कि यार नो हम नहीं करवाएंगे ऐसा, तो उनसे मतलब नुकसान भी उनको ही होता है। जब तो आपने सुना है कि मतलब गांव में बच्चे को मतलब करंट लग गया, किसी चीज से टच किया, उसको झटका लग गया, लेकिन शहर के केसेस में बिल्कुल देखने को नहीं मिलता, बिकॉज वहाँ पे हर जगह पे अर्थ वायर छोड़ा जाता है। तो हर जगह पे छोड़ने का मतलब क्या है कि जहाँ पे भी ऐसा कुछ फॉल्ट हुआ, वो तुरंत के तुरंत उस इलेक्ट्रिक करंट को वहाँ से सप्लाई कर देगा। ओके, अब सीधा चलो इस डायग्राम पे देखो, ये दो इलेक्ट्रिक पावर जो जहाँ पे आपके घर में लाइट आ रही है वहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में सपोज करो कोई फ्यूज बोर्ड है, मतलब अगर यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा करंट आता है इधर की डायरेक्शन से, तो ये यहाँ पे फ्यूज ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, जो मैं फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ। फ्यूज वायर का कनेक्ट जो फ्यूज होता है उसका पर्पस क्या होता है, ठीक है। वो अगर ज़्यादा किसी चीज़ को सप्लाई करेगा तो तुरंत यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, आगे की चीज़ों को सेफ रखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर सपोज करो वहाँ से बच के यहाँ पे अपना मतलब सेफ लिमिट के अंदर करंट आ रहा है, वो यहाँ पे पहुँचेगा इलेक्ट्रिसिटी मीटर में। मीटर का काम क्या होता है? मतलब वही किलोवाट आवर को मीजर करना कि कितने घंटे यूज करा है कोई भी चीज़, और उन सब चीज़ का मतलब कैलकुलेशन रखता है। कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रिक मीटर की पावर कितनी सप्लाई हो रही है हमारे घर के अंदर, उसी काम को बिल देना है। इलेक्ट्रिक मीटर का काम ये है। फिर उसके बाद में देखो ये 2 पॉइंट दे देगा बाहर की तरफ, मतलब सारी चीज़ जो यहाँ से निकल के जाएगी ना, वो मीटर के थ्रू ही निकल के जाएगी, समझ गए। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि जो मीटर है उसके अंदर ही कुछ फॉल्ट हो जाए। अगर उसके अंदर फॉल्ट होता है तो हमने यहाँ पे एक
अगेन अर्थ वायर छोड़ दिया है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे करंट जाएगा और सीधा अर्थ में जाके इलेक्ट्रिक करंट चला जाएगा। फिर उसके बाद में ये आता है मतलब बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। इसमें क्या होता है, मतलब ये जो काफ़ी बड़ा बोर्ड होता है, मतलब अलग अलग रूम के लिए जो लाइट जाती है। अब देखो सपोज करो आपके रूम में ये एक यूज हो रहा है, किसी रूम में हो रहा है आपके में टीवी, किसी के में फ़ैन हो रहा है और किसी के में एसी हो रहा है। तो अलग अलग पॉइंट पे कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। देखो ये दोनों वायर यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर रखा है और ये यहाँ से कनेक्ट कर रखा है। और सपोज करो इसमें इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो यहाँ से करंट जाएगा और ऐसे करके इस वाले सर्किट को कंप्लीट करके देखो ये रहा अर्थ वायर, ठीक है। यहाँ पे चला जाएगा करंट, फिर वो यहाँ पे जो बच्चा उसको टच कर रहा होगा उसको करंट नहीं लगेगा, कहने का मतलब ये है। फिर अगेन इसमें ये आता है कि यहाँ पे दोनों कनेक्ट हो गए और अगर यहाँ पे कोई फॉल्ट होता है वो अगेन यहाँ पे इस वायर को कंप्लीट करेगा और इससे फिर ये जो कनेक्शन दे रखा है यहाँ पे इसमें पहुँच जाएगा। ओके, समझ गए ना। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे भी फॉल्ट होगा वहाँ पे उस करंट को सप्लाई कर देगा अर्थ में। अब इसके बाद में देखो ये जो लिख रखा है ना इतना सारा, ये सब वही लिख रखा है जो मैंने अभी तक आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है। कहने का मतलब अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ से एक बार रीड आउट करके जरूर देखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉजिंग डैमेज ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको समझाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ये कितना बड़ा डैमेज कर देता है, ठीक है। दिखाता हूँ एक सेकंड अपना। देखो इस टाइप का डैमेज हो जाता है, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रिक शॉक सपोज करो आपके हाथ के आसपास लग गया तो इसलिए कहा जाता है कि दोस्त मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब कि गांव के अंदर क्या कर रहे हैं लोग कि अर्थ वायर को कनेक्ट ही नहीं कर रहे और शहरों में ये अर्थ वायर छोड़ा जाता है तो शहर में इसकी देखने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है क्योंकि वहाँ पे अर्थ वायर छोड़ा जाता है। तो देखो लालच यहाँ पे बिल्कुल मत करना, नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब ये दोस्त, ठीक है। और देखो अगर आपको एक विजुअल पिक्चर दिखाता हूँ, देखो ये एमसीबी होती है, ठीक है। इस चीज़ को समझ लेना कि ये एक टाइप का हिंदी में बोलते हैं इसको स्विच चटकनी। ओके, एमसीबी के फॉर्म याद कर लेना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, समझ गए। अगर किसी वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो अपने आप ही गिर जाएगी, ठीक है। फिर आपको दोबारा खुद को जाके ऑन करनी होगी, ऐसे नहीं मतलब अपने आप हो जाएगी, समझ गए। देखो ये ऑन है इस टाइप में, देखो इस स्टेज में ये ऑन है, लेकिन जब इसमें वोल्टेज ज़्यादा सप्लाई होगा तो ये अपने आप ही नीचे गिर जाएगा, ठीक है। फिर ये जब आपको दोबारा करंट चाहिए होगा तो ये अपने आपको जाके ऑन करना होगा ऐसे ऊपर की तरफ को। ओके, फिर एक और इमेज दिखानी है मेरे को। देखो ओवरलोडिंग क्या होती है, ओवरलोडिंग ऐसे होती है कि एक ही पावर सप्लाई यहाँ पे आ रही है और आपने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ कनेक्ट कर दी, मतलब लैपटॉप का चार्जर भी, फ़ोन का चार्जर भी, प्रेस भी यहीं पे कनेक्ट कर दी, इलेक्ट्रिक केटल भी सप्लाई कर दी यहाँ पे। तो समझ गए, कहने का मतलब है ओवरलोडिंग की कंडीशन जहाँ पे होती है वहाँ पे ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं। तो कभी भी जहाँ पे एक स्विच है वहाँ पे एक ही चीज़ कनेक्ट करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखो ये एक इमेज है, इससे आप समझ चुके होंगे कि लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर ये कैसे छोड़ जाते हैं किसी सर्किट में, ठीक है। ये एक मतलब इमेज है जो केवल घरों में होता है, लेकिन हमारे जो मतलब गांव वाले जो कंजूसीपना करते हैं उसमें क्या होता है, देखो केबल होता है, सिंपली उसमें दो ही वायर होते हैं, मतलब समझ गए। अर्थ वायर का कोई मतलब ही नहीं छोड़ते वो, एक लाल वायर होगा उसमें और एक काला वायर होगा, लेकिन ग्रीन वायर होता ही नहीं है। तो ये महंगा भी होता है इसलिए क्योंकि इसमें 3 वायर हैं। ओके, और एक चीज़ और दिखानी है, एक सेकंड अपना। हाँ देखो ये जो कभी कभी झटका लगता है ये इसकी वजह से भी लग जाता है कि आपने मतलब ऐसे ही गीले हाथ टच कर दिए बोर्ड से और वहाँ पे सपोज करो वाटर है, वाटर में थोड़े अमाउंट में तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है और अगर वो इलेक्ट्रिसिटी आपके हाथ में सप्लाई हो गई तो समझ गए, मतलब शॉक तो लगना पक्का ही है। फिर एक पॉइंट आता है, अब तो दोस्त आई थिंक ये चैप्टर खत्म ही हो चुका है, ठीक है। और मैं अभी एक सेकंड रुकना देख लेता हूँ कि कोई टॉपिक रहा तो नहीं है इसमें, ठीक है। शॉर्ट सर्किट की एक डेफिनेशन रह गई है, इसको ध्यान से सुनना। शॉर्ट सर्किट वो होता है कि अगर सपोज करो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के आपस में कॉन्टैक्ट में आ जाएं तो हम इसी चीज़ को शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। और नेक्स्ट कंडीशन शॉर्ट सर्किटिंग की होती है, देखो जैसे सपोज करो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि कोई बंदा प्रेस यूज कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक आयरन। ओके, इसमें क्या है कि ये तार यहाँ पे छिला हुआ है, समझ गए। टॉर्न इंसुलेशन मतलब जो इंसुलेशन की कोटिंग करी गई है वो यहाँ पे छिल चुकी है। तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर ये दोनों एक दूसरे को मतलब कांटेक्ट भी कर सकते हैं या फिर इनके थ्रू जो पावर सप्लाई हो रही है वो आपके हाथ को भी टच कर सकती है। तो इस चीज़ को यहाँ पे अवॉइड करना है। ओके,
तो दोस्त ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये चैप्टर अगली वीडियो से डिस्कस करेंगे। तो देखो इस वीडियो में मैं कुछ बता देता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके, ठीक है, थैंक यू।